बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। चैप्टर नंबर 1 स्टोइचियोमेट्री का जो लास्ट पार्ट है आज है, इसको सॉल्व करने वाले हो आप। तो सीधा आ जाओ पेज नंबर 15 के ऊपर, ठीक है। और यहाँ पर इससे पहले 2 वीडियोस जो मैंने अपलोड कर दिए हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 के नाम से, और उसमें आपको चैप्टर नंबर 1 के जो बेसिक स्टार्ट्स हैं वो सारे के सारे मिल जाएंगे। मोरेओवर अगर आपको सेल्फ असेसमेंट, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आंसर्स और न्यूमेरिकल्स करने, तो उसकी वीडियोस भी सेम चैनल पे अपलोड है, वहाँ से आप इसको सर्च कर सकते हैं। तो इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन जो है, ये इसकी वीडियो चल रही है, अभी चैप्टर 1 जो है उससे स्टार्ट किया था मैंने। तो आज इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड वीडियो है, इसको देख लीजिए। यहाँ तक आते आते हम आ चुके थे अपने थ्योरेटिकल ईल्ड, प्रैक्टिकल ईल्ड और परसेंट ईल्ड जो है इसको फॉर्म करने पर। मतलब इस वीडियो में आप ये सीखेंगे कि इन चीज़ों को आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं और ये क्या होती है, ठीक है। अच्छा चलिए, इससे पहले मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल इसको इस तरीके से आप एस्टिमेट कर लीजिए कि आपको एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करना है। अब एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए आप एस्टिमेट कर लेते हैं कि मैं इतना नाइट्रोजन, इतना हाइड्रोजन इस्तेमाल करके इतने मोल्स ऑफ अमोनिया जो है इसको फॉर्म करने वाला हूँ। अब होता क्या है कि लेट्स सपोज़ कि आपने जितना अमोनिया फॉर्म करना है उसको आपने एक एस्टिमेट कर लिया है कि लेट्स सपोज़ ये बन रहा है आपका 100 ग्राम, ठीक है। लेकिन जब आप एक्सपेरिमेंट परफॉर्म कर लेते हैं तो ये परफॉर्म करने के बाद बनता है 80 ग्राम। इसका मतलब जो आपने एस्टिमेट किया था वो आपकी थी थ्योरेटिकल यील्ड, और आफ्टर एक्सपेरिमेंट आपको जो चीज़ ऑब्टेन होती है वो आपकी कहलाती है प्रैक्टिकल यील्ड, ठीक है। अब इन दोनों को इस्तेमाल करते हुए आप क्या कर सकते हो, इसकी परसेंट यील्ड जो है उसको मालूम कर सकते हो। तो हम आ जाते हैं सीधा सबसे पहले थ्योरेटिकल यील्ड की तरफ। इसकी डेफिनेशन को आप मार्क करेंगे। ये कहता है कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन बाय अ बैलेंस केमिकल रिएक्शन बाय यूजिंग इट्स लिमिटिंग रिएक्टेंट इज नोन एज थ्योरेटिकल यील्ड। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप क्या कर दें, लिमिटिंग रिएक्टेंट जो है उसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी बैलेंस केमिकल इक्वेशन में ये मालूम कर सकते हैं कि कितनी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होने वाली है, तो इस चीज़ को कहा जाता है कि ये इसकी थ्योरेटिकल यील्ड है, यानी आपने कैलकुलेट की है, ठीक है। मगर प्रैक्टिकली होता नहीं है ऐसा। मतलब जो आपने हिसाब किताब लगाया ज़रूरी नहीं कि वैसा ही काम हो। बाज़ औक़ात कुछ रिएक्टेंट ऐसे होते हैं कि जिससे आप ये कह सकते हैं थोड़े से ढीठ रिएक्टेंट होते हैं, वो सारे के सारे जो है रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आपकी थ्योरेटिकल यील्ड बनने वाली होती है एज इट इज़ प्रैक्टिकल यील्ड आपको ऑब्टेन नहीं होती, कुछ अमाउंट लॉस्ट हो जाता है। इसके अलावा भी कुछ फैक्टर्स हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल टेम्परेचर है, प्रेशर है, इसके अलावा आपका सराउंडिंग है, ठीक है, और भी कुछ चीज़ों का प्रेशर है। ये सारी की सारी चीज़ें जो है मिलकर क्या कर सकती है, इस जो आपकी प्रैक्टिकल यील्ड है और जो थ्योरेटिकल यील्ड है इसमें एक डिफरेंस पैदा कर सकती हैं। अब हम आ जाते हैं एक्चुअल यील्ड की तरफ, जिसको प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड भी कहा जाता है। ये क्या कहता है कि एक्चुअल अमाउंट ऑफ द प्रोडक्ट विच इज़ फॉर्म्ड इन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड प्रैक्टिकल यील्ड और एक्चुअल यील्ड, यानी कि एग्जैक्ट अमाउंट जो आपको आफ्टर एक्सपेरिमेंट मिल रही है, आपने कैलकुलेट की। लेट सपोज मैंने भी एग्जांपल दी थी कि आपने 80 ग्राम अमोनिया जो है वो फॉर्म किया, तो ये प्रोसेस जो है वो क्या कहलाएगा, आपका प्रैक्टिकल यील्ड या एक्चुअल यील्ड जो असल में आपको मिल रही है, ठीक है। अब इसकी जो कॉजेज़ होते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्यों होता है, यानी हमेशा याद रखिएगा जो थ्योरेटिकल यील्ड है वो ज़्यादा आएगी और जो प्रैक्टिकल यील्ड है वो उसके मुकाबले में कंपैरेटिवली कम आती है। इसके पीछे कुछ रीजंस होते हैं। इसके क्या क्या रीजंस होते हैं ये देख लें आप। नंबर 1 क्या होता है कि कुछ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट जो है उसने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। जैसे कि मैंने अभी एक वर्ड इस्तेमाल किया था कि कुछ पार्टिकल्स होते हैं सब्सटेंस में जो कहलाते हैं ढीठ पार्टिकल्स, यानी उन्होंने रिएक्शन में हिस्सा नहीं लिया। तो ऐसी सूरत हाल में क्या होगा कि आपकी जो प्रैक्टिकल यील्ड है ये कम आएगी। दूसरी चीज़ क्या हो सकती है कि ऐसा भी हो सकता है कि रिएक्टेंट ने प्रोडक्ट फॉर्मेशन के लिए एक्सपेरिमेंट में हिस्सा तो लिया है, लेकिन साथ साथ वो कोई एक बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट भी बना रहा है जो कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एक्चुअल यील्ड आपके पास मेन प्रोडक्ट की आती है वो कम होती है और कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट या साइड प्रोडक्ट जो है वो एक्स्ट्रा एक्सेस में बन रहा होता है, ठीक है। नेक्स्ट पेज मूव करते हैं अब हम। जी, तो स्टूडेंट्स इसमें कुछ और भी हैं। इसमें से एक चीज़ ये भी हो सकती है कि बाज़ औक़ात रिवर्सिबल रिएक्शन हो जाता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब होता है कि अगर रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं तो सेम टाइम प्रोडक्ट टूट कर दोबारा रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो रहा होता है। इस तरह की रिएक्शन को कहा जाता है कि ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ फिज़िकल प्रोसेसेस के रीज़न हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल
आपने प्रोडक्ट तो फॉर्म कर ली, लेकिन इस दौरान आपने कुछ और प्रोसेसेस परफॉर्म किए थे। फॉर एग्जांपल, आपने प्रोडक्ट ऑब्टेन करने के लिए डिस्टिलेशन का प्रोसेस किया था, या प्रोडक्ट को वॉश किया था, या क्रिस्टलाइजेशन में गए थे, या फिल्ट्रेशन में गए थे। तो उसमें हर स्टेप में कुछ ना कुछ अमाउंट जो प्रोडक्ट की है वो वेस्ट होती चली जाती है, जिसकी वजह से थ्योरेटिकल यील्ड में और प्रैक्टिकल यील्ड में क्वाइट डिफरेंस आ जाता है। तो इसी चीज़ को मालूम करने के लिए हम क्या करते हैं, हम परसेंट यील्ड मालूम करते हैं। तो एक्चुअल में परसेंट यील्ड जो है वो एक फार्मूला होता है, जिसमें हम प्रैक्टिकल यील्ड को, यानी जो एक्चुअल में हमें मिल रही है उस प्रैक्टिकल यील्ड को हम ऊपर रखेंगे फार्मूले में। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देंगे थ्योरेटिकल यील्ड से, और क्योंकि हम परसेंट यील्ड मालूम कर रहे हैं तो इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। यहाँ पे पूरी परसेंट यील्ड की डेफिनेशन इसमें आपको लिखी हुई है कि एफिशिएंसी ऑफ अ केमिकल प्रोसेस इज जज्ड बाय कैलकुलेटिंग द रेशियो ऑफ प्रैक्टिकल यील्ड टू द थ्योरेटिकल यील्ड। इससे होता क्या है कि हमें किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो परसेंट है वो पता चल जाता है कि कितने परसेंट हमने परफॉर्म ठीक किया। ठीक है, चलिए अब आ जाए इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म, एक एक्सपेरिमेंट है उसको देखते हैं कि अगर हम उसको परफॉर्म करते हैं तो उसमें एक्चुअल यील्ड क्या है, उसकी प्रैक्टिकल यील्ड क्या है, और इस हिसाब से अगर हम उसकी परसेंट यील्ड कैलकुलेट करने जा रहे हैं तो रिएक्शन कितने परसेंट ठीक है। ठीक है, अच्छा रिएक्शन वो होता है जो कम से कम 60% प्लस होना चाहिए हमारे पास। ठीक है, जितना परसेंटेज हमें अच्छा ऑब्टेन होता चला जाएगा, इसका मतलब कि हमने जो एक्सपेरिमेंट है उतना अच्छा परफॉर्म किया है। और जितनी हमारे पास ये जो परसेंटेज यील्ड है कम आती जाएगी, इसका मतलब उतना ही प्रोडक्ट हमने लॉस्ट किया है, और वो जो रिएक्शन है वो हमने बैड परफॉर्म किया है। ठीक है, आ जाए एक रिएक्शन की तरफ। इसमें कैल्शियम कार्बोनेट है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ये कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है, और साथ में वाटर फॉर्म कर रहा है। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास इक्वेशन। अब ज़रा गौर से देखें इसमें आपको इसने क्या क्या चीज़ें जो है किस किस अमाउंट में गिवन की हुई है। पहली चीज़ इसने आपसे कहा कि 50 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, यानी इसकी क्वांटिटी कितनी है हमारे पास, 50 ग्राम। और ये एक्सेस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कर रहा है, और ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसके साथ रिएक्शन करने के नतीजे में हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो मिलती है वो तकरीबन 14.52 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है। ठीक है, तो अब हमने करना क्या है कि हमें थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी है, ठीक, परसेंट यील्ड मालूम करनी है, दोनों किसकी मालूम करनी है, कार्बन डाइऑक्साइड की। इस तरह की रिएक्शन में सबसे पहले आप एक चीज़ देखें कि आपको गिवन मास तो दिया हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट का, लेकिन मॉलिक्यूलर मास यहाँ पर नहीं है। तो जब आप नंबर ऑफ मोल्स मालूम करेंगे तो आपको दोनों चीज़ों की ज़रूरत होती है, गिवन मास की भी और मॉलिक्यूलर मास की भी। तो सबसे पहली फुर्सत में आप कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर मास इधर कैलकुलेट कर लीजिए। फास्ट बता रही हूँ आपको मैं, कैल्शियम का 40 होता है, कार्बन का 12 होता है, एक ऑक्सीजन का 16 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। इन सारी चीज़ों को आपस में कैलकुलेट कर लें, आंसर आ जाएगा आपके पास 100 AMU। ठीक है, तो अब आपने क्या करना है, मोल्स मालूम करने कैल्शियम कार्बोनेट के। उसका फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास मुझे कितना दिया हुआ था इन्होंने, 50 ग्राम, मैंने ऊपर रख दिया। मॉलिक्यूलर मास मैंने कितना कैलकुलेट किया अभी, 100, ये मैंने नीचे रख दिया। इस तरीके से मुझे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए कैल्शियम कार्बोनेट के, ये कितने, 0.5 मोल। अब ज़रा मोल इक्वेशन देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोल रेशो है ये कितना है, 1:1 है। ठीक है, इसका मतलब अगर 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट है तो 1 मोल ही कार्बन डाइऑक्साइड के मिल रहे हैं। तो अभी जो आपने ये वाले मोल्स मालूम किए कैल्शियम कार्बोनेट के, अगर आप इतने मोल्स इस्तेमाल करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट की, तो इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड के भी कितने होंगे, उतने ही बन जाएंगे, क्योंकि दोनों का मोल रेशो कितना है, 1:1। तो इट मीन्स कि यहाँ पे आपको नंबर ऑफ मोल्स मिल गए किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के। अब दूसरी चीज़ जो है वो आपको क्या मालूम करनी है, आपको मालूम करनी है इसका मास, कार्बन डाइऑक्साइड का मास कितना फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सी बात है कि आप क्या करें, आप फॉर्मूला अप्लाई करें जिसमें आपने नंबर ऑफ मोल्स को मल्टीप्लाई कर देना होता है मॉलिक्यूलर मास से, तो उससे आपके पास गिवन मास आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो 0.5 मोल्स जो है इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 44 से। इन दोनों को सॉल्व करके आंसर आ जाएगा आपके पास 22 ग्राम। ठीक है, अब ये जो 22 ग्राम है ये आपकी आ गई है थ्योरेटिकल यील्ड, यानी आपने एक पहला जो पार्ट है क्वेश्चन का उसको सॉल्व कर लिया जिसमें इसने थ्योरेटिकल यील्ड मालूम करनी थी कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब बारी आती है आपके पास परसेंटेज यील्ड की। तो जहन में रखिएगा इसने आपको प्रैक्टिकल यील्ड प्रोवाइड की हुई है यहाँ पे 14.52, ये वैल्यू ऊपर आएगी, नीचे आएगी थ्योरेटिकल यील्ड जो अभी आपने मालूम की 22, और फार्मूला मल्टीप्लाई हो जाएगा 100 से। इन तमाम चीज़ों को पुटअप करके देख लीजिएगा, 14.52 डिवाइड करेंगे आप इसको 22 से, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा 100 से। ठीक है, इसे करके भी देख लेते हैं हम जल्दी से।
सबसे पहले हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे ये वेट 14.52, ठीक है। उसके बाद हम इसको डिवाइड कर देते हैं जल्दी से 22 से। अब हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो एज अ रिज़ल्ट हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 66%। तो एज आई टोल्ड अर्लियर कि कम से कम हमारे पास जो अच्छी परसेंटेज है वो 60+ होनी चाहिए। तो इट मीन्स ठीक है, प्रोडक्ट हमारा लॉस्ट हो रहा है लेकिन हम ये रिएक्शन परफॉर्म कर सकते हैं क्योंकि इसमें हमें 66% प्रोडक्ट जो है वो मिल रही है, ठीक है। इसका जो सेल्फ असेसमेंट है ये मैंने अपने वीडियो में सॉल्व किया हुआ है, वहाँ से देख लीजिएगा आप, जिसमें सेल्फ असेसमेंट है चैप्टर नंबर 1 के, ठीक है। वहाँ से आप इसको देख लेंगे। लास्ट पेज मेरे पास बचा है, इसमें भी 2 डिस्क्रिप्शन हैं, इसको बता देती हूँ मैं आपको कैसे कैसे करना है। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें इसने एक टॉपिक डिस्कस किया हुआ है कि सोसाइटी, टेक्नोलॉजी एंड साइंस, यानी किस तरीके से आप ये जो लिमिटिंग रिएक्टेंट है इसको इस्तेमाल करके बेकरी आइटम्स जो है इसका भी हिसाब किताब लगा सकते हैं। देखिए वैसे तो हर जगह इस्तेमाल होती है ये सारी टेक्निक्स, ठीक है, कि आप किस तरीके से कहाँ पे इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इन्होंने एक एग्जाम्पल आपको दी है, ठीक है। अब एग्जाम्पल क्या है इसको समझ लीजिए। ये आपसे कहता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक रेसिपी है जिसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 16 पैनकेक्स बनाने हैं, ठीक है। 16 पैनकेक्स बनाने के लिए आपको जो पैनकेक का पाउडर या जो कह लीजिए पैनकेक मिक्सचर चाहिए वो तकरीबन 2 कप्स चाहिए, ठीक है। इसके साथ आपको तकरीबन 1.5 कप मिल्क चाहिए। इसके साथ आपको 2 एग्स चाहिए। इस इक्वेशन को इस्तेमाल करते हुए आप कितने एग्स पैनकेक्स बना सकते हैं? 16 पैनकेक्स। यानी यहाँ पे आप देख लें 2 कप जो है वो तकरीबन पैनकेक पाउडर या मिक्स कह लीजिए उसे, वो आपने यूज़ किया। 1.5 कप आपने मिल्क इस्तेमाल किया, 2 एग यूज़ किए, 16 पैनकेक्स बन गए। ये तो सिंपल रेशो हो गया। बट लेट सपोज कि अगर आपके घर में नॉर्मल रूटीन से हट कर कोई गेस्ट आ जाता है और आपने उसके लिए बहुत सारे पैनकेक्स बनाना है क्योंकि काफ़ी सारे लोग मौजूद हैं। लेट सपोज आपको 48 पैनकेक्स बनाने हैं, तो अब आप बैठ के हिसाब लगाएंगे कि 48 पैनकेक्स जो है अगर मैं ये बनाऊं तो इसके लिए मुझे एग्स कितने चाहिए होंगे, मुझे इसमें मिल्क कितना चाहिए होगा और मुझे इसमें ये जो पैनकेक पाउडर है ये कितना इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस रेशो को इस्तेमाल करके आप क्या करते हैं, एग्जैक्ट कैलकुलेशन कर लेते हैं और इस तरीके से जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है आपकी वो बच जाती है ज़ाया होने से। यहाँ पे आपको फ़ायदा हो जाता है कि अगर आपके पास बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है तो आपका जो प्रोडक्ट है वो हमेशा राइट अमाउंट में बनेगा, ठीक है। जैसा कि इन्होंने आपको एक एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल 48 पैनकेक्स अगर आप बना रहे हैं तो इस वक्त एग्स की जो क्वांटिटी है वो आपको कितनी लेनी पड़ेगी, 6 एग्स लेने पड़ेंगे, ठीक है। इसी रेशो से आपको जो मिल्क है और जो आपके पास पैनकेक पाउडर है इसको भी इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दूसरी एक एक्टिविटीज़ ने आपको बताइए, मैंने यहाँ सॉल्व भी कर ली, इसको देख लीजिएगा। ये कहता है कि फॉर एग्जांपल एक बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि आप लेट सपोज आप एक कप ऑफ टी लेते हैं, ठीक है। 1 कप चाय आप ले रहे हैं और आप इसमें 2 टीस्पून फुल करके क्या करते हैं, शुगर ऐड कर देते हैं। शुगर का फॉर्मूला क्या होता है, C12H22O11। ये कहता है कि फ़र्ज़ कर लीजिए जो 2 टीस्पून आपने शुगर इस्तेमाल किया है इसमें नंबर ऑफ़ शुगर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, ठीक है। नंबर ऑफ़ शुगर मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, इसमें आपको 1-2 छोटी-छोटी इन्फॉर्मेशन दे दी। नंबर 1 तो ये कि जो शुगर का मॉलिक्यूलर मास है वो 342 ग्राम पर मोल है। और नंबर 2 क्या होती है कि इसमें एवोगैड्रो नंबर इस्तेमाल होगा जो कितना होता है 6.02 10⁻23। तो आप देखिए सबसे पहली बात ये कि मुझे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स मालूम करना है, उसके लिए मुझे पहले नंबर ऑफ़ मोल्स इस्तेमाल करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैंने करना क्या है कि ये जो 2 चम्मच चीनी है इसको मैं सबसे पहले जो घर में जो कॉमन आपके पास किचन में बैलेंस मौजूद होता है जिससे आप छोटी मोटी कैलकुलेशन करके चीज़ें कुक करते हैं उस पर ले जाइए आप। अगर नहीं भी है तो आप किसी भी शॉप पर ले जा सकते हैं और वो जो 2 चम्मच चीनी है उसका वेट मालूम कर लेते हैं, ठीक है। फ़र्ज़ कर लीजिए उसका वेट करने के बाद आपके पास आ रहा है 6 ग्राम। ये एक ऑब्जर्वेशन है जो आपने रिकॉर्ड कर ली। दूसरी बात, आपको मॉलिक्यूलर मास मालूम करना है शुगर का, वो कितना बनता है 342। आप खुद भी कर सकते हैं, वैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो आपने सबसे पहले तो नंबर ऑफ़ मोल्स निकाल दिया, गिवन मास जो आपने बैलेंस पर खुद किया डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास जो आपने कैलकुलेट कर लिया। 6 को आप डिवाइड कर देंगे 342 से। ये सॉल्व करने के बाद मेरे पास आंसर ही आ रहा था 0.0175 मोल्स। अभी क्या चीज़ है मेरे पास, मोल्स। मैंने क्या चीज़ फाइंड आउट करनी है, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो मैं इसी नंबर ऑफ़ मोल्स को मल्टीप्लाई कर दूंगी एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। अब एवोगैड्रो नंबर क्या होता है आपके पास 6.02 10⁻23
और जो नंबर ऑफ़ मोल्स है वो यही वाले हैं जो अभी हमने कैलकुलेट किए थे। अब इस रीडिंग को आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 10 की पावर 23 को हम यहाँ छोड़ देंगे और हम उठाकर ले लेंगे इन दोनों वैल्यूज़ को मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, जैसे हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर ये आ जाता है 0.105 इंटू 10 की पावर 23 मॉलिक्यूल्स। अब देखिए यहाँ पर एक डेसिमल जो है वो इस तरीके से है कि ये पॉइंट के बाद आ रहा है। मैं क्या करती हूँ, उसको आगे शिफ्ट कर देती हूँ। मैं इसको यहाँ आगे शिफ्ट कर दूँगी तो ये 1.05 हो जाएगा। एज अ रिजल्ट ये जो 10 पे एक्सपोनेंट है इसको एक आप कम कर दें क्योंकि पॉइंट जो है हमने आगे शिफ्ट किया था। ठीक है, तो 23 से क्या हो जाएगा 22। तो इस तरीके से मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा कि जो मैंने 2 चम्मच चीनी इस्तेमाल की है 1 कप चाय में, उसके जो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हैं वो कितने हैं, 1.05 10 की पावर 22 मॉलिक्यूल्स। दैट इज़ आवर फाइनल आंसर। उसके साथ ही स्टूडेंट्स ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया। बिल्कुल वीडियो के स्टार्ट में मैंने पहली जो वीडियो बनाई थी चैप्टर एक्सप्लेनेशन की, इसमें मैंने आपसे एक बात कही थी कि मैं आपको वो पोर्शन दिखाऊंगी जहाँ से आपको जितनी भी डेफिनेशंस इस चैप्टर में इस्तेमाल हुई हैं वो मिल जाएंगी। देखिए नेक्स्ट पेज बिल्कुल टर्न कीजिए आप। इसके बहुत सारे नाम ले लें आप इसको समरी विद की टर्म्स कह लीजिए, इसको आप ग्लॉसरी सेक्शन कह लीजिए, इसको आप डेफिनेशन पार्ट कह लीजिए, इसको आप चैप्टर की समरी कह लीजिए, जो चाहें कह लें। ठीक है, लेकिन यहीं से सारी डेफिनेशन है। अब जिन बच्चों को अच्छे मार्क्स लेने हैं उनको क्या चाहिए, उनको चाहिए कि जितनी डेफिनेशन है वो यहीं से याद कर ले, क्योंकि ये डेफिनेशन से कभी एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती हैं, कभी डेफिनेशन वाले पार्ट में 2-3 डेफिनेशंस के नाम से आ सकती हैं, या कभी वैसे ही किसी सवाल के साथ या न्यूमेरिकल्स के साथ मिला के भी पूछी जा सकती हैं। तो यही वो सारी डेफिनेशंस होती हैं जो पेपर में आती हैं। अच्छा, इसके बाद पेपर में जो चीज़ दूसरी आती है कहीं से भी, वो होते हैं आपके चैप्टर के एंड में किए हुए जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हैं और बीच में जितने भी सेल्फ असेसमेंट्स हैं और सॉल्व्ड एग्जाम्पल हैं, यही सब कुछ। इसके अलावा कहीं से एक्स्ट्रा XYZ कुछ नहीं आता। बाज़ औक़ात ये ज़रूर होता है कि एक्सटर्नल्स जो है जब पेपर बना रहे होते हैं तो वो वैल्यूज़ को थोड़ी बहुत आगे पीछे कर देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत, या फिर किसी सब्सटेंस का नाम चेंज कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने आपको एक न्यूमेरिकल शुगर के हिसाब से समझाया, तो वही न्यूमेरिकल वो आपको ग्लूकोज के हिसाब से करके पूछ लेंगे और उसमें जोश टी के बजाय कर देंगे, काम वही होगा आपका। ठीक है, तो जब आप चैप्टर की प्रिपरेशन करते हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैट्रिक और फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री में बहुत फ़र्क होता है, तो आपको चाहिए कि पहले आप चैप्टर को टाइम निकाल के थोड़ा सा रीड कर लें। यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस हैं, मैंने भी बनाई हुई हैं, और भी बहुत अच्छे अच्छे यूट्यूबर्स हैं जो कि एजुकेशनल वीडियोस बनाते हैं। आपको जिसका भी कंटेंट समझ में आता है आप उस तक रीच कीजिए। ठीक है, और उसके बाद आप उन कंटेंट को स्टडी कीजिए, जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं उसको मार्क कीजिए, जो न्यूमेरिकल्स हैं उसकी अपने रजिस्टर में प्रॉपर तरीके से प्रिपरेशंस कीजिए, यानी उसे लिखकर प्रैक्टिस कीजिए। ये नहीं कि बस आपने वीडियो देख ली तो आपको लगता है कि मैंने PhD कर ली, अब मुझे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता। आपने खुद अपनी सेल्फ प्रैक्टिस ज़रूर करनी है न्यूमेरिकल्स को लेकर एटलीस्ट, या जितनी भी इक्वेशंस होती हैं इन सब चीज़ों को लेकर, तभी आपके मार्क्स अच्छे बनते हैं। ठीक है, बाकी जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ चैनल पर हैं उनको मैं एक ही बात कहूँगी कि अगर आपको ये वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं तो उसके बाकी जो पार्ट्स हैं उसको भी ज़रूर आप रीच कीजिएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में अपने क्लास फेलोज़ में शेयर कीजिएगा, ताकि जो स्टूडेंट्स भी फर्स्ट ईयर की केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं उनके काम आ सकें। इसके साथ साथ एक चीज़ और बताती चलूँ आपको कि इसमें जो MCQs हैं ये सब भी सॉल्व किए हुए हैं, और इसका जो आंसर है ये आपके बुक के बैक साइड पर होता है, तो वहाँ से आपने MCQs जो है उसको भी तैयार कर लेना है। ठीक है, अपनी दुआ में मुझे याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, खूब दिल लगा कर पढ़िएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।